प्रतापगढ़ में शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब माफिया के अवैध आशियानों को किया ध्वस्त। जौनपुर में भी एक्शन मोड में पुलिस, शराब और नशे की तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार। अवैध हथियार समेत करीब 300 लीटर अवैध शराब बरामद। यूपी में दिनों दिन बढ़ रहा है बदमाशों का कहर। बलिया में अज्ञात बदमाशों ने युवती की गला रेत कर की हत्या, पुलिस गिरफ्त से बाहर है आरोपी। सोनभद्र में इलाज कराने आए परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ को पीटा। परिजनों का आरोप, इलाज करने में टालमटोल कर रहे थे डॉक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इसमें लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित है। रोज यहां पर 200 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार राजधानी लखनऊ में 337 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां पर 2 से ज्यादा केस मिले हैं। उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। 3 इलाके ऐसे भी हैं जहां पर 5 से अधिक केस मिले हैं, उन्हें कंटेनमेंट जोन में आगे बढ़ाया गया। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 10 लोगों को कोरोना संक्रमण होने से वहां पर हड़कंप मच गया। पता चला है कि निदेशालय में 5 अधिकारी और 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि लगातार अब कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से लगातार एक वक्त ये लग रहा था कि भारत कोरोना पर विजय हासिल कर चुका है, लेकिन अब जिस तरीके से स्थिति है, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। ये आंकड़े चिंता को बढ़ाने वाले हैं और ये आंकड़े सीधे तौर पर दर्शाते हैं कि भारत में स्थिति अब गंभीर है। इसी के साथ साथ तमाम प्रदेशों में और जिलों में भी स्थिति अब धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है और अब और भी अधिक सावधानी हमें बरतनी होगी, तभी हम कोरोना से एक बार फिर से आगे बढ़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण 15 अप्रैल को होगा, तो वहीं दूसरा चरण 19 अप्रैल को होगा और तीसरा चरण 26 अप्रैल को, जबकि चौथा और अंतिम चरण 29 अप्रैल को संपन्न होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 4 चरणों में पंचायत चुनाव 15, 19 और 26 और 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। वहीं 2 मई को मतगणना की जाएगी और 2 मई को ये नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे। 2 मई को जो तमाम कैंडिडेट्स हैं, जो तमाम लोग हैं पंचायती चुनाव में जो अपनी किस्मत लेकर उतरेंगे, उनकी किस्मत का लेखा जोखा 2 मई को सामने होगा। पंचायत चुनाव को देखते हुए एसएसपी संकल्प शर्मा ने कई थाना प्रभारियों के तबादले कर दिए हैं। इसी क्रम में थाना मुजरिया प्रभारी जय भगवान सिंह शामिल हैं। जय भगवान सिंह का कार्यकाल ठीक होने के बावजूद उनका भी तबादला हो गया है। इसी को लेकर मुजरिया थाना में विदाई समारोह हुआ। विदाई समारोह में सीओ सहसवान रामकरण सिंह और एसडीएम सहसवान किशोर गुप्ता भी मौजूद रहे। हमारे यहाँ श्री जय भगवान सिंह प्रभारी निरीक्षक के रूप में लगभग 14 माह का कार्यकाल रहा, जिसमें इन्होंने अच्छे ढंग से कानून व्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाई रखी, अपराध में कमी लाई तथा सभी लोगों से एक इनका जनमानस में अच्छा प्रेम व्यवहार रहा। मैं इनके कार्यकाल की बधाई देता हूँ। हमारे क्षेत्र में तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है। पुनः जिस पद पर जा रहे हैं, मैं यही चाहूँगा कि ईमानदारी से वहाँ भी अपनी काम करें और अपनी जो है इसी तरह से लोकप्रियता वहाँ भी हासिल करते रहें। नोएडा के जिलाधिकारी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नोएडा शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए पुलिस और लोकल अधिकारी से ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार इस वक्त देश प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जो आंकड़े हैं वो बेहद चिंताजनक है, इसको देखते हुए यहाँ पर नोएडा के डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी सार्वजनिक आयोजन किए जाते हैं, अगर वैसा कोई भी आयोजन आपको करना है, अगर आप करना चाहते हैं या आप इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको अब
क्षेत्र के अधिकारी से ऑनलाइन परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के अब किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम कर पाना बेहद मुश्किल है, या यूं कहें कि अब बिना अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम जो है नोएडा में नहीं हो पाएंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिलाधिकारी ने खुद ये जानकारी जो है आम जनता के साथ और जो भी मीडिया बंधु थे उनके साथ साझा की है। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए कोविड-19 जैसी महामारी के बचाव के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस की ओर से मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लगातार पुलिस मास्क जो है वो चेक कर रही है और इसी के साथ साथ इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से पुलिस की ओर से जो लोग बिना मास्क के नजर आए उन्हें मास्क बांटते हुए भी पुलिस के अधिकारी दिखे। और सीधे तौर पर यहाँ पर हमें समझने वाली बात होगी कि मास्क पहनना अनिवार्य हमारे लिए ही है। अगर हम मास्क पहनेंगे तो हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, हम अपने आप को कोरोना जैसी महामारी से दूर रख पाएंगे। हम लोगों ने कोविड गाइडलाइंस के कंप्लायंस के लिए सभी टीमें अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशील हैं। सभी थाना क्षेत्रों में तमाम टीमें बनी हुई हैं और हम लोग इंश्योर करना चाहते हैं कि जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं, मार्केट एरियाज़ हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं, इन सभी जगहों पर कोविड का जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो कराया जाए और जो लोग यहाँ पे उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। अभी आपने देखा, अभी यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी थी, इन्होंने कुछ जो रूल्स हैं उस रूल्स का वायलेशन किया, इनके खिलाफ अभी कार्रवाई हुई है। इसी प्रकार हम लोग अन्य भी दुकानों में जाएंगे, पूरे मार्केट एरियाज़ में, मॉल्स में ये इंश्योर कराएंगे जो 3 गोल्डन रूल्स हैं उसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना, ये सब चीज़ें इंश्योर कराएंगे। तो वहीं प्रतापगढ़ में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला बाघराय थाना क्षेत्र के चौहानपुरवा गांव का है, जहां पर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई शराब माफियाओं को धर दबोचा है। साथ ही अवैध निर्माण को पुलिस ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कराया। वहीं कार्रवाई के दौरान सीओ, एसडीएम समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। पंचायत चुनाव और होली को दृष्टिगत रखते हुए शासन की मंशा के अनुसार पुलिस अधीक्षक जौनपुर के द्वारा एक विशेष अभियान मादक द्रव्यों के विरुद्ध चलाया जा रहा था। तो इसमें अभी चंद दिन पहले ही मड़ियाहू थाने में 5 कुंटल 90 किलो गांजा बरामद किया गया था। उसी कड़ी में एक बड़ी सफलता थाना बरसठी को और आबकारी विभाग को मिली है, जिसमें एक बोलेरो में एक ड्रम में 300 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, जिसमें 1200 अदद खाली प्लास्टिक की शीशी, इतने ही अदद ढक्कन, लगभग 2.5 किलोग्राम यूरिया, आधा किलो नौशादर और अभियुक्त के पास से एक तमंचा 12 बोर का बरामद हुआ है। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और होली को दृष्टिगत रखते हुए शासन की। तो इसी बीच हमारे सहयोगी अरुण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख करेंगे। अरुण, जिस तरीके से लगातार शराब माफिया जो है उनके खिलाफ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बाद भी जो शराब माफिया हैं उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी जी सर, जी अभिषेक जी, जी जैसा कि हमारे प्रतापगढ़ में अभी जो है हाल ही में आज ही जो है पुलिस प्रशासन द्वारा सर जो है एक बहुत ही बढ़िया अभियान चलाया गया, जिसमें जो शराब माफिया थे उनके खिलाफ जो है काफी एक्शन लिया गया है। काफी जगह पे लगातार जो है छापेमारी करके जो है काफी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। और आज जो है प्रतापगढ़ में बाघराय थाना अंतर्गत भीखापुर कानी डी ग्राम सभा में जो है आज एसडीएम महोदय, एसडीएम साहब थे और सीओ साहब थे, इन सब की मौजूदगी में जो है आज शराब माफिया का जो है एक मकान जो है ध्वस्त किया गया। जी, लेकिन अरुण, यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार पुलिस ठोस से ठोस कदम उठा रही है, तो ऐसे में अब वो कौन से कदम पुलिस उठाए जिससे ऐसे शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जा सके? सर, सबसे पहली चीज तो अभिषेक जी हमें देखना होगा कि ग्रामीण अंचल पे बहुत काफी हद तक जो है शराब बनती है। और जैसा कि इसमें जो है सबसे मेन जिम्मेदारी सर ये आज के पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि अभी हाल ही में देखिए शराब से जो है मौतें भी हुई थी प्रतापगढ़ जिले में, तो इन सब चीजों को सर तो काफी हद तक जो है इसमें विशेष जोर देना होगा, जिससे कि गांव-गांव जो है दबिश मार करके गांव-गांव जो है जा करके ऐसे लोगों को सर हम पकड़े
जो कि हमारे बीच गंदा काम जो कर रहे हैं, जो है शराब बनाने के जो काम कर रहे हैं सर। जी, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर ये अरुण ठीक कहा आपने, जिस तरीके से पंचायती चुनाव बेहद करीब है, तो ऐसे में पुलिस को और भी मुस्तैद होने की आवश्यकता है। जी, यह ग्रामीण अंचल का चुनाव होता है, जहाँ पे कि काफी व्यक्तिगत जो है मामले ऐसे उभर करके आते हैं जो कि पुरानी रंजिशों के दौर पे आते हैं। तो इसलिए सर पुलिस की या पूरे प्रशासन की जी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाने का इस समय जो है समय आया है पंचायत चुनाव। इसलिए कि आप देख रहे हैं इसमें शुरू से लेकर के कई तरीके के जो है पेच फंसते गए हैं, आरक्षणों हुए भी देखें तो पेज पर यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण रखने वाला है सर। जी बिल्कुल, पंचायत चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी के साथ साथ पुलिस को भी और भी मुस्तैद होने की आवश्यकता है। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि जिस तरीके से लगातार पुलिस जो है शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से पंचायती चुनाव सर पर है, ये पंचायती चुनाव भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो साबित हो सकते हैं, जिसके लेकर पुलिस को और भी मुस्तैद रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जौनपुर पुलिस को शराब तस्करों और नशीले पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बरस्ठी थाना के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जांच पड़ताल में पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से हथियार समेत 300 लीटर अवैध शराब और यूरिया समेत अन्य चीजें यहां पर बरामद की है। तो आपको बता दें कि लगातार पुलिस जो है वो शराब तस्करों पर कड़ी कार्रवाई जो है वो कर रही है और जौनपुर में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शराब तस्करों पर की है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का जो आतंक है वो सर पर चढ़कर बोल रहा है। कानून चुनौती देने की नई कहानी बलिया जनपद के बांसरी जैसे सामने आई है, जहां पर अपराधियों ने युवती का गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद सूचना पाकर एसपी मौके पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया, साथ ही जल्द खुलासा करने का आश्वासन भी दिया है। जी, इसमें एक 18 वर्षीय युवती है जिसके की शव मिला है उनके घर में और इसमें इनका गला काटकर हत्या की गई है। इस पर मेरे द्वारा व अन्य सभी उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है घटनास्थल का और इसमें शीघ्र ही हम इसका अनावरण करेंगे। सोनभद्र जनपद के संयुक्त जिला चिकित्सालय में अपने रिश्तेदार का इलाज करवाने पहुंचे दंपति की डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा जमकर पिटाई कर दी गई। इस पिटाई के दौरान मरीज की पर्ची और रिपोर्ट भी फाड़ दी गई। आपको बता दें कि दरअसल पीड़ित का आरोप है कि इलाज किए जाने के अलावा मरीज के साथ टाल मटोल किया जा रहा था, जिसके बाद मरीज ने डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा मरीज के साथ दंपति की जमकर पिटाई की। वहीं इस मामले को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने जांच का विषय बताया है और कार्रवाई किए जाने की बात कही है। इस बारे में मैंने मरीज से भी बात किया और डॉक्टर अनुराग जो ENT सर्जन है उनसे भी बात किया और मरीज ने तो आरोप लगाया कि डॉक्टर साहब ने हाथापाई की, लेकिन डॉक्टर साहब से भी जो जानकारी सही दी उसमें डॉक्टर साहब ने 2-3 बार देखा और ब्लड प्रेशर शुगर नापवाने के लिए भेजा और ब्लड प्रेशर और LCD में जाकर वो अपना चेकअप करा कर आया और इसके बाद उसने जो है फिर अब शब्दों का इस्तेमाल किया। ये पूरा मामला है, हम आए थे अपने फूफा को दवा कराने, तो बोले कि दवा ववा लेकर चले आए। उसके बाद बोले कि 14 नंबर में जाइए। 14 नंबर में से आए तो बोले कि फिर 19 नंबर में जाए। 19 नंबर में गए तो बोले कि आप बार आ रहे हैं, वो इसमें भेज रहे हैं, वो इसमें भेज रहे हैं। उसके बाद उसी पर मारने लगे वो लोग और सारे डॉक्टर हॉस्पिटल के लपट कर मारे हैं हमको।
आगे बढ़ेंगे, खबर रायबरेली से है। रायबरेली के 2 थाना क्षेत्रों की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि जहां सदर कोतवाली ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, उसके पास से चोरी की 2 दर्जन से ज्यादा साइकिल और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। वहीं मिल एरिया पुलिस की टीम को भी रेलवे के ठेकेदार से रंगदारी करने के लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका एक साथी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इसकी जानकारी एसपी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। थाना कोतवाली में पिछले कुछ दिनों से साइकिल चोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स व घरों से साइकिल चोरी हो रही है। इस संबंध में थाना कोतवाली की टीम को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था और आज उनके द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से कुल 28 साइकिल्स बरामद हुए हैं, जिसमें कुछ लग्जरी साइकिल्स भी हैं और इसके पास से एक अवैध असला बरामद हुआ है। यूपी के हमीरपुर से दबंगों की गुंडई की तस्वीर सामने आई है। मामला सरीला कस्बे के ज्वरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जरिया रोड स्थित एक गेस्ट हाउस का है, जहां पर दबंगों ने गेस्ट हाउस के अंदर घुसकर देशी तमंचा और लोहे की रॉड से स्टाफ कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बदमाशों का आतंक जो है वो देखने को मिला। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, तो वहीं रायबरेली में प्रथम चरण के चुनाव जो हैं वो होंगे। चुनाव के लिए उम्मीदवार 3 अप्रैल से 4 अप्रैल तक नामांकन करवा सकते हैं। वहीं 5 से 6 अप्रैल तक नामांकन की समीक्षा की जाएगी। 7 अप्रैल को नाम वापस लेने का जो मौका है वो मिलेगा और इसी दिन प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित होंगे। 15 अप्रैल को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 2 मई को मतगणना स्थलों पर मतगणना और विजेताओं का प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। क्योंकि पंचायत चुनाव की आज घोषणा के उपरांत आचार संहिता पूरे प्रदेश में लागू हो गई है और रायबरेली प्रथम चरण में यहाँ चुनाव होना है। हमारे यहाँ कुल 1490 मतदान केंद्र और 3394 मतदेय स्थल हैं, जिन पे संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस व्यवस्था स्थापित की गई है। साथ ही साथ कुल 30 जोन में पूरे जनपद को विभाजित किया गया है, 202 सेक्टर्स। इसके अलावा 32 बैरियर्स, 56 जगह पिकेट स्थापित किए जाएंगे। बिहार में आज 12वीं क्लास का रिजल्ट सामने आया है और इस बार परिणाम में एक बार फिर से बिहार की बेटियों ने बाजी मार ली है। खगड़िया की मधु भारती आर्ट्स से इंटर की बिहार टॉपर बनी है, तो वहीं मधु भारती आर लाल कॉलेज की छात्रा है। मधु भारती के पिता एक टीचर हैं, जबकि मां हाउसवाइफ हैं। मधु की एक बहन भी है जो बिल्कुल उसी की तरह टॉपर रह चुकी है। मधु भारती की बहन कुर्ती भारती 2016 में आर्ट्स से इंटर की टॉपर रह चुकी है। मधु भारती ने VIP न्यूज से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारियां की थी। कॉलेज में पढ़े, कोचिंग में पढ़े, कहीं भी पढ़े, लेकिन बच्चे सेल्फ स्टडी जरूर करें। और अभी जो माहौल है कि 50% ऑब्जेक्टिव आता है, 50% सब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चे को टेक्स्ट बुक का सहारा लेना ही पड़ेगा। जो बच्चे टेक्स्ट बुक का सहारा लेगा उसका ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव छोटी छोटी बिंदु पर ध्यान दिया जाता है ना। तो छोटी छोटी बिंदु पर ध्यान देने के लिए बच्चे को टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये टेक्स्ट बुक पढ़े और स्वाध्याय करे, तो ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व होगा तो सब्जेक्टिव भी सॉल्व होगा। तैयारी मैंने घर पे ही रह के सेल्फ स्टडी करी और टेक्स्ट बुक को मैंने सबसे पहले जितने भी मेरे टेक्स्ट बुक जो मेरे सब्जेक्ट थे उसको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट किया। उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा। काफ़ी साल के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस तरह से कैसे डील किया जाता है। तो एग्ज़ाम में मेरे लिए क्वेश्चन के साथ डील करना आसान। तो वहीं भागलपुर की नंदनी भारती 12वीं की सेकंड टॉपर रही। नंदनी लहेरी टोला की रहने वाली हैं और उनके पिता एक व्यापारी हैं। बिटिया के टॉपर होने की खबर मिलते ही परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं नंदनी भारती ने इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता और परिवार को दिया।
लॉकडाउन के समय इन्होंने घर पे रह करके सेल्फ स्टडी की, उससे क्या लगा? पढ़ाई के समय जब ये पढ़ती थी घर पे तो क्या किस और इसकी ध्यान अग्रसर होती थी? हमेशा पढ़ाई के प्रति थी या खेल के प्रति थी? ना पढ़ाई के प्रति। और आप व्यवसाय के प्रति क्या कुछ है रुझान कि व्यवसाय के प्रति ये रहे या फिर इधर जाए? ना व्यवसाय हमारा न है। सेकेंड टॉपर हुए बिहार में और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा 10th में रिज़ल्ट 450 मार्क्स था, 90% और अभी 92.2% है। 10th में भी मुझे शौक था कि मैं टॉप हूँ, लेकिन 10th में मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी। 12th में मैंने मेरे पढ़ाई अच्छा मार्क्स मुझे सफल बनाया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और अभी हम TNB कॉलेज से हैं, 12th किए हैं और 10th हमने क्राइस्ट चर्च गर्ल्स हाई स्कूल से किया। और मेरे पढ़ाई में मेरे पेरेंट्स बहुत सहयोगी दी थे। मतलब माता पिता की, पेरेंट्स की, स्कूल के टीचर लोग की, सबका योगदान रहा। बच्चियों ने बोला कि लॉकडाउन से कहीं न कहीं हमें फ़ायदा हुआ कि सेल्फ स्टडी करने का हमें बहुत ज़्यादा मौका मिला। क्या बच्चियाँ घर पे रह करके पढ़ाई करती थी या फिर कहीं पे ट्यूशन वगैरह? नहीं, यहीं पर पढ़ाई करती थी, घर पे सर के। अच्छा जी, पूछिए क्या कैसा लगा रिजल्ट? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या सब्जेक्ट था तुम्हारा? सर मेरा आर्ट्स में 5 सब्जेक्ट था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। अकबर कौन था यार? अकबर मुगल शासक का सबसे शक्तिशाली और सबसे महान शासक था, जिसने पूरे दिल्ली सल्तनत ही नहीं पूरे भारत को बहुत अच्छे से शासन किया। अच्छा, तो हिस्ट्री तुम्हारा सिलेक्शन था क्या? मतलब अच्छा नंबर आया तो बहुत अच्छा। कहाँ स्कूल का नाम क्या है? सर स्कूल मैंने 10th क्राइस्ट चर्च गर्ल्स हाई स्कूल से। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कौन कहता है कि पंखों से उड़ान भरा जाता है, अगर हौसले हों तो मंजिलें भी अपने आप मिल जाती हैं। इसी को सच कर दिखाया है कि बिहार की शरीफ की सोनाली ने, जो इंटरमीडिएट साइंस में 471 नंबर लाकर स्टेट टॉपर बन गई हैं। इनकी गरीबी का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके पिता चुन्नीलाल ठेले पर शहर में घूम घूम कर खाने पीने की चीजें बेचते हैं, लेकिन आज बेटी की इस सफलता से पूरा परिवार बेहद खुश है। वो टॉप की है तो मतलब कि खुशी हो रहा है बहुत ज्यादा कि पूरे स्टेट में टॉपर आई है, और मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ स्टेट का भी नाम रोशन हुआ है। हम लोग के फैमिली मेंबर, स्कूल के टीचर, जहाँ वो क्लास करती थी, फिर उसके बाद जो उसको मोटिवेट करते थे, उन सबका नाम रोशन किए वो। अच्छा ये बताओ आगे चलकर क्या चाहती है वो बनना, और किस तरह की तुम्हारे लोगों की तरफ से उसे प्रोत्साहन मिलता रहा जो आज यहाँ तक पहुँची है? सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया है जो हम लोग के 10th वाले सर हैं वो। सर ये जो टॉप की है इसमें सर मैट्रिक तक तो मेरा फुल योगदान था, और इंटर जो था इसका सर लॉकडाउन में सिलेबस तो इसका छूटता ही जा रहा था, तो इसमें हमने क्या किया कि पीछे जो पढ़ी थी उसका रिवीजन जो है कंटिन्यू इससे करवाया, और टॉपिक वाइज इसका सर रूटीन मैंने बनवाया कि मतलब कि यार जितना मतलब कि 5 पेज या 4 पेज या 10 पेज मतलब समझ के अच्छा से इसको रिवाइज कर जाओ, इसको समझ के याद करो। इसी प्रकार से टॉपिक सर बना के लॉकडाउन में कुछ खत्म किया। उसके बाद फिर लॉकडाउन जैसे ही टूटा तो स्कूल के टीचर से और कोचिंग वाले सर से मोटिवेट और ये क्लास कर करके अपना कंटिन्यू जारी रखी पढ़ाई, और इस प्रकार से कोर्स भी समाप्त हुआ और अच्छा रिजल्ट भी दी। क्या लगता है आपको जिस तरह की ये प्रतिभाशाली आपकी स्टूडेंट रही है, या कह सकते हैं कि आपके मार्गदर्शन में, तो आगे चल के कैसा आपको उम्मीद है ऐसे पे? आगे चलकर सर हमको तो पूरा पहले से हमको विश्वास था कि ये मतलब कि टॉप करेगी ही, क्योंकि इसका जो लगन और मेहनत हमने देखा था मैट्रिक में ही, तो उस समय ही मतलब कि हम समझ गए थे कि इसको थोड़ा सा अगर बढ़ावा दिया जाए तो ये बहुत अच्छा कर सकती है, और रिजल्ट आज आ ही गया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार प्रदेश के भारत बंद के आह्वान को राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम विपक्ष ने अपना समर्थन दिया है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ हुई घटना के विरोध में बिहार बंद का भी आह्वान किया, जिसका पटना सहित पूरे बिहार में मिलाजुला असर देखने को मिला। साथ ही बंद समर्थकों ने कई जगह पर हाईवे को जाम किया, तो कई स्थानों पर ट्रेनों को भी रोका गया। उत्तर बिहार का लाइफलाइन कहे जाने वाले गांधी सेतु को भी बंद समर्थकों ने
जाम कर दिया। पटना के डाक बंगाल चौराहे से बंद का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक कुमार ने। देखिए खास रिपोर्ट। कर्पूरी जी का अनुयायी है और उनका कथन है कि सरकार रोड अगर सन्नाटा होगा तो सदन आवारा हो जाएगा। हम इसको आवारा नहीं होने देंगे। जो 23 मार्च को हमारे विधायकों के साथ जो लोकतंत्र का तिरभरण हुआ है उसके लिए हम सड़क से लेके और राजधानी तक काम करेंगे। जाम किए हैं। पुलिस के काला कानून का विरोध जो सरकार ने पास कराया और पुलिस की गलत रवैया जो विधायकों माननीय जिनको लिखा जाता है मेरे देश में माननीय विधायक, वैसे माननीय लोगों को पैर से मारना, उठा के पटक देना, इसका राष्ट्रीय जनता दल और पूरा गठबंधन विरोध करता है। और यह विरोध यह दर्शाता है कि पूरा बिहार आज एक होकर इस निकम्मी सरकार को, इस नंगी सरकार को। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।